Hello friends, how are you all? Hope all of you are fine and safe at your home. In last lecture we were discussing about the topic, name of the topic that we discussing, the name of the topic was the rise of nationalism in Europe. Rise of nationalism in Europe. When I started the lesson, I gave you many terms. I made you understand what is actually nationalism and what makes the nationalism, what creates the nationalism. In this segment, we are going to discuss further about what the beginning of nationalism in Europe, the beginning of the nationalism in Europe. Before it, we have already discussed about 4 points. The first point that was there, that was what? First was the rise of new middle class. The rise of new middle class. In this segment, I told you beta, in this segment I told you कि यूरोप में एक नई मिडिल क्लास निकलकर सामने आई. पहले एरिस्टोक्रेटिक थी, ठीक है. उसके बाद क्या है, न्यू मिडिल क्लास निकल के सामने आई. कैसे आई? जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो क्या हुआ, डिमांड ऑफ द वर्कर्स बढ़ गई. अब जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी कहां पर, यूरोप में, वो क्या थी, वो प्रिविलेज क्लास तो थी, लेकिन उस प्रिविलेज क्लास में क्या था, बहुत कम लोग थे, बहुत कम लोग थे. मोस्ट ऑफ द पीपल इन यूरोप, यूरोप में जितने भी लोग थे ज्यादातर वो कैसे थे, वो फार्मर्स थे. अब इन लोगों की तो स्थिति थोड़ी खराब थी. जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया कहां पर, ब्रिटेन में, एंड इट स्प्रेड टू द यूरोप. जब ये यूरोप तक फैला तो क्या हुआ, एक नई मिडिल क्लास उभरकर सामने आई. एक नई मिडिल क्लास उभरकर सामने आई. अब वो आई कौन सी मिडिल क्लास सामने, जो फार्मर्स थे, छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिनके पास अपनी कुछ स्किल्स थी. उन लोगों को अब क्या मिला, दे गोट अ प्लेस इन द सोसाइटी. सोसाइटी में उन्हें एक प्लेस मिला. और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो नई मिडिल क्लास थी वो उभरकर सामने आई. ठीक है. इससे भी नेशनलिज्म की शुरुआत, ये नेशनलिज्म की शुरुआत थी. उसके बाद क्या, लिबरलिज्म. एक बात ध्यान से समझिए आप लोग, आईएसएम या इज्म, क्या है ये, इज्म. इज्म मीन्स एक आइडियोलॉजी हो जाता है. मैंने कहा लिबरल, लिबरल का मीनिंग हम समझते हैं, मीन्स फ्री रहना. लिबरल का मीनिंग क्या बताया मैंने, फ्री होना. लेकिन जब मैं इसमें आईएसएम जोड़ दूं, नेशनल, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, लेकिन अगर मैं इसमें आईएसएम जोड़ दूं तो ये एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा बन जाता है, एक विचारधारा बन जाता है. ठीक है. तो आईएसएम इज नॉट एनीथिंग एल्स, इट इज व्हाट, आईएसएम इज इन इटसेल्फ एन आइडियोलॉजी. जब मैं इसे किसी वर्ड से जोड़ देता हूं, जैसे मैंने लिबरलिज्म, तो ये क्या हो गया, एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा हो गई. ठीक है. सेकंड हमने क्या पढ़ा था, दैट वाज लिबरलिज्म. लिबरलिज्म मीन्स टू मेक द पॉलिसीज लिबरल, टू मेक द पॉलिसीज लिबरल. अब वहां पर हमने दो बारे में बात की थी, दो चीजों के बारे में बात की थी. पहला, लिबरल पॉलिसीज, पॉलिसीज लिबरल हो गई. लिबरल का मीनिंग मैंने बताया था फ्रीडम, फ्रीडम, लिबर्टी, फ्रीडम, लिबर्टी. अब इसके दो एस्पेक्ट थे. पहला एस्पेक्ट मैंने बताया था पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स. पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स मींस हर व्यक्ति के पास आजादी है. हर व्यक्ति के पास आजादी है. किस चीज की आजादी है, कि वो पूछे, वो गवर्नमेंट से पूछे कि आप कर क्या रहे हो, और जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है वो कंसेंट ऑफ द कॉमन पीपल से हो रहा है. एंड देयर इज नथिंग विच गोइंग टू बी अपोज बाय द कॉमन पीपल. ठीक है. अब नेक्स्ट सेगमेंट क्या था उसमें, मैंने कहा था एक तो क्या हो गया, एक तो फ्रीडम हो गई कहां, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट में. एक फ्रीडम मैंने आपको बताया था इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में. किसमें, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में. अब ये इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में क्या था लिबरलिज्म. इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में लिबरलिज्म ये था कि भाई मैं एक व्यक्ति हूं, मैं एक पर्टिकुलर रीजन में रहता हूं, पर्टिकुलर रीजन का नेटिव हूं. अब मुझे कोई भी व्यापार करना है. बिफोर द लिबरलिज्म टुक प्लेस, बिफोर द लिबरलिज्म टुक प्लेस क्या हुआ था, बिफोर द लिबरलिज्म टुक प्लेस
लोगों के पास इतने अधिकार नहीं थे दैट दे कुड गो टू एनी टेरिटरी फॉर देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी। उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए टू अर्न मोर दे कुड नॉट हैव अ गुड चांस टू गो एनीवेयर एल्स फॉर देयर बिजनेस। ओके, सो उस समय पॉलिसीज कैसी हो गई? लिबरल हो गई। पॉलिसीज कैसी हो गई? लिबरल हो गई। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। रेलवेज का जब इंट्रोडक्शन हुआ सो मोबिलिटी क्या थी? मोबिलिटी बढ़ गई। और अगर मोबिलिटी बढ़ गई, पीपल एंड देयर गुड्स कुड गो टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन यूरोप एंड दिस लीड टू लिबरलिज्म। इससे भी लोगों में नेशनलिज्म आया। नेक्स्ट दैट वी डिस्कस्ड वाज द राइज ऑफ कंजर्वेटिव्स एंड इट्स अपोज्ड बाय द पीपल। ये काफी इंपॉर्टेंट था। अब यूरोप में क्या हुआ? जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया, कहां पर हारा था नेपोलियन बोनापार्ट? ऑल्दो देयर इज अ सेपरेट टॉपिक रिगार्डिंग इट। नेपोलियन बोनापार्ट हारा कहां पर था? समवेयर इन रशिया 1815 में। ध्यान से समझिए, 1815 में हारा था। अब मैंने कहा समवेयर इन रशिया, मैंने एक चीज आपको एक टर्म बताई थी कि बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म उस समय पर क्या था? देयर इज नो नेशन, वन नेशन नहीं था। वहां पर क्या थे? वेरियस किंगडम्स थे। और वो किंगडम्स किसके थे? मोनार्क्स के थे। अलग अलग राजाओं के किंगडम थे, मोनार्कीज थी उस समय। तो वहां पर समवेयर इन रशिया, जिसे वाटरलूप में हारा था, वॉर ऑफ वाटरलूप। ठीक है। अब नेपोलियन के हारने के बाद राइज ऑफ न्यू कंजर्वेटिव्स एंड इट्स अपोज्ड बाय द पीपल। अब कंजर्वेटिव्स क्या था? कंजर्वेटिव्स में दो फैक्ट निकलकर सामने आए थे। पहला क्या था? जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने कहा कि भैया हमारी जो ये मोनार्कीज है और जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जो है हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को ऐसे ही प्रिजर्व करो या रिस्टोर करो। पहला तो इन्होंने कहा कि हमारे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है उन्हें एज इट इज प्रिजर्व करिए या रिस्टोर करिए। और दूसरा क्या कहा इन्होंने? दूसरा इन्होंने कहा कि हम मॉडर्न जो मशीनरी है, मॉडर्न मशीनरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रूल इज टू बी फॉलोड बाय अस। अब जैसे दे नीड आर्मी, दे नीड मैनेजमेंट, तो हम मोनार्की तो रहेगी, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट। अब ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी और स्टेट के क्या थे? सोसाइटी के क्या थे? जैसे चर्च रिलीजियस हेड माना जाता था उस समय पर, और मोनार्क को क्या माना जाता था? पॉलिटिकल हेड। तो इन्होंने कहा एज इट इज रहने दो, बस हम इसमें मॉडर्न मशीनरी को इंस्टॉल कर लेंगे। अब कैसे इंस्टॉल कर लेंगे? हम आर्मी बनाएंगे, एक नेशनल आर्मी। ठीक है। हम नेशनल मैनेजमेंट बनाएंगे, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, बट वी मस्ट नॉट चेंज, हम चेंज नहीं होंगे। इसका दूसरा क्या था? इन्होंने कहा कि जो हमने पहले कमाया है या लूटा है उसे हम लोग वापस नहीं करेंगे, या तो वो हमारे पास है या हमारी फैमिली के पास है। अब क्या हुआ? लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध कैसे किया? जब ये कंजर्वेटिव्स आए और इन्होंने मोनार्की को रिस्टोर किया तो ऑटोक्रेटिक सोसाइटी दोबारा से क्या हो गई? यूरोप में एक्टिव हो गई ऑटोक्रेटिक मीन्स निरंकुश। ऑटोक्रेटिक मीन्स निरंकुश। वहां पर क्या हो गई? निरंकुश सोसाइटी या निरंकुश रूल ऑफ द वोट मोनार्क्स वाज अगेन स्टार्टेड इन यूरोप। लोगों को फिर वही समस्याएं आए, तो लोगों ने इसका क्या किया? 1815 के बाद इसका विरोध किया कि ऐसा नहीं चलेगा। क्यों ऐसा लोगों ने कहा? जब ये ऑटोक्रेटिक हो गए, जब इनका रूल ऑटोक्रेटिक हो गया, तो इन्होंने क्या? इन्होंने एक एक्ट पास किया। इन्होंने कहा कि किसी भी तरह का डिसेंट और अपोज बाय एनी मीन इज नॉट टॉलरेबल। चाहे वो कोई पोएम कह रहा है, चाहे कोई व्यक्ति राइटर अपना लेख लिख रहा है, चाहे कोई प्ले है, चाहे एनीथिंग एल्स, किसी सॉन्ग, किसी अगर ऐसा होगा सो ही माइट बी पनिश्ड। लोगों ने इसका विरोध किया। सभी लोग एकजुट हो गए। एकजुट होने के बाद उन्होंने इसका विरोध किया, जहां से क्या आया निकलकर? नेशनलिज्म। यूरोप में नेशनलिज्म की भावना आई। नेक्स्ट दैट वी डिस्कस
क्या डिस्कस किया था हमने? फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या था? फोर्थ पॉइंट में था द कांग्रेस ऑफ वियना 1815 या द ट्रीटी ऑफ वियना। काफी इंपॉर्टेंट था। इसमें क्या बताया मैंने? 1815 में when Napoleon was defeated in Waterloo, फ्रांस में नेपोलियन वॉज वॉट? नेपोलियन वॉज अ डिक्टेटर वेयर इन फ्रांस। लेकिन उस फ्रांस से पूरा यूरोप प्रभावित होता था। जैसे मैंने यहां लिखा भी है, मेटरनिच रिमार्क्ड when France sneezed, when France sneezed, the rest Europe catches cold। मीन्स मेटरनिच कौन थे? मेटरनिच ध्यान करिए नाम। मेटरनिच मैंने लास्ट वीडियो में कांग्रेस ऑफ वियना में बताया था। मेटरनिच कौन थे? ऑस्ट्रियन कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो हेड थे किसके? जो रिप्रेजेंट कर रहे थे इस कांग्रेस को इस ट्रीटी में। ठीक है, उन्होंने कहा कि यदि फ्रांस को छींक आ जाए तो उससे पूरे जो रेस्ट ऑफ द यूरोप है, बचा हुआ यूरोप है, उसे ठंड लग जाएगी। मींस अगर फ्रांस में कुछ होता है तो उससे पूरा यूरोप प्रभावित होगा, उससे पूरा यूरोप प्रभावित होगा। समझ में आया? देखते हैं अब क्या हुआ। अब यह हुआ, इस ट्रीटी में बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, रसिया और पर्सिया, इन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने डिसीजन लिया कि जो मोनार्की है, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें क्या रखेंगे? हम कंटिन्यू रखेंगे। और इन्हें कंटिन्यू रखने की वजह से क्या हुआ? फ्रांस में क्या था? फ्रांस में पहले मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। उसके बाद वहां पर क्या आया? उसके बाद वहां पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई। उसके बाद दोबारा से नेपोलियन ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया। फिर वहां पर क्या है? डिक्टेटरशिप आई। डिक्टेटरशिप के बाद फिर फ्रांस में जब हार गया वाटरलू में, कौन? नेपोलियन। उसके बाद फिर से वहां पर क्या आई? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई। और अब ये लोग चाहते थे कि हम दोबारा से रिस्टोर करें जो जो नेपोलियन ने बदला है, जो जो नेपोलियन ने रूल बदले हैं, उन सभी को हम क्या करें? रिस्टोर करें। उन सभी को हम क्या करें? रिस्टोर करें। ठीक है, तो अब दोबारा से स्थिति वही आ गई। दोबारा से वही स्थिति आ गई। फ्रांस अगर प्रभावित है थोड़ा सा भी, तो उसकी वजह से पूरा यूरोप प्रभावित होगा, बिकॉज द पीपल एट दैट टाइम वाज फॉलोइंग फ्रांस अलोन इन द यूरोप। ठीक है, अब रिस्टोर हुआ। रिस्टोर होने के बाद फिर क्या हुआ? फिर से लोगों को विरोध आया, फिर से लोगों ने इसका विरोध किया। ठीक है, और फिर उसके बाद हम अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5, द एज ऑफ द रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। अब ये क्या है? ध्यान से समझिए। नेशनलिज्म emerged not only as a result of war and battles. Culture played an important role, art, paintings, poetry and music, etc. ये कहा है रिवॉल्यूशन की एज क्या थी? 1830 से 1848 तक। इन्होंने कहा कि नेशनलिज्म केवल लड़ाइयों से ही नहीं लोगों के सामने आया। लोगों के अंदर जो भावना है नेशनलिज्म की, वो इमर्ज, वो ऐसे ही नहीं जागृत हुई कि हमने लड़ाइयां लड़ी बहुत सारी तो हम नेशनलिज्म आ गया। नो, नॉट एट ऑल। क्या था उसका रीजन? कल्चर ने भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अभी हम आगे आएंगे, आगे पढ़ेंगे वर्नैकुलर लैंग्वेजेस एंड फोकलोर के बारे में पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि किस तरह से कल्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे समझिए, यहां पर कल्चर ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किसमें? नेशनलिज्म एमर्ज होने में। आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझिएगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। व्हेन यू वॉच एनी पेट्रियोटिक मूवी, जब आप कोई देशभक्ति से रिलेटेड कोई मूवी देखते हैं, फॉर अ टाइम, फॉर सम मूवमेंट, व्हाट यू गोट स्पेलबाउंडेड। आप स्पेलबाउंड हो जाते हैं या नहीं होते हैं? हो जाते हैं ना, स्पेलबाउंड। अब जब आप स्पेलबाउंड हो जाते हैं तो क्या होगा? आपके अंदर एक फीलिंग आती है ना, दैट आई मस्ट डू समथिंग फॉर माई कंट्री।
या कोई आप ऐसा प्ले देखते हैं या कोई ऐसा सॉन्ग सुनते हैं विच रिलेटेड टू नेशन. सो फॉर सम टाइम आर इमोशंस took charge and we feel as we are the nationalist. तो ऐसा ही यहां पर हुआ. कल्चर ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. वो किस फॉर्म में? अलग अलग आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपनी आर्ट्स बनाई, पेंटिंग्स बनाई. ठीक है, डॉकलॉक्स एक उस समय पेंटर थे. उन्होंने जो तुर्किश के द्वारा जो यूरोप में बहुत सारे लोगों को मारा गया था, लगभग 20,000 लोगों को, तो उसने पेंटिंग बनाई, उसकी लोगों ने देखा पेंटिंग को. दैट वाज, ध्यान से समझिए, ये वर्नेकुलर लैंग्वेज इसमें होती थी, जितने भी होते थे, पेंटिंग्स हो गई या आर्ट हो गई या पोएट्री हो गई या म्यूजिक. वर्नेकुलर लैंग्वेज मीन्स हमारी जो देसी बोली भाषा होती है. ठीक है, तो केवल लड़ाइयों से ही नहीं नेशनलिज्म आया, नेशनलिज्म इनसे भी आया. कल्चर ने इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. अब आगे पढ़ते हैं. बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्यूशंस. रिवोल्यूशंस की शुरुआत कैसे हुई अगर यूरोप में बात की जाए नेशनलिज्म. सबसे पहले फर्स्ट रिवोल्यूशन इन फ्रांस रिगार्डेड एज जुलाई रिवोल्यूशन. एज इट वाज स्टार्टेड इन जुलाई, सो इट इज कॉल्ड जुलाई रिवोल्यूशन. पहला रिवोल्यूशन यूरोप का फेस बदलने के लिए कहां पर हुआ था? 1789, दैट इज इन द फ्रांस. और इसको जुलाई रिवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है. एंड इट इज रिगार्डेड एज द रिवोल्यूशन ऑफ यूरोप एंड एज वेल एज द वर्ल्ड. Next, the Bourbon kings were overthrown. The Bourbon kings, which were following the monarchical form of government over there, they were overthrown from the France in 1793. Okay. After that, constitutional machinery was installed with Louis Philippe at its head. मैंने बताया पहले फ्रांस में क्या था? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, फिर वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई. और मैंने बताया, और हम सभी जानते भी हैं, अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहां पर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, 100% पड़ेगी. अदरवाइज इट विल डिस्टर्ब द एंटायर सिस्टम ऑफ द कंट्री. तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इंस्टॉल की गई और उसको लुईस फिलिप को इसका क्या बनाया गया? हेड बनाया गया. आफ्टर दैट इट स्पार्क्ड रिवोल्यूशन इन ब्रुसेल्स, सेपरेटिंग इट फ्रॉम यूके ऑफ नीदरलैंड्स. अब क्या हुआ? इट स्पार्क्ड रिवोल्यूशन इन ब्रुसेल्स, सेपरेटिंग इट फ्रॉम यूके ऑफ नीदरलैंड्स. ये रिवॉल्यूशन कौन सा? जुलाई रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कब फर्क क्या पड़ा? रिवॉल्यूशन की चिंगारी कहां तक चली गई? ब्रुसेल्स, जो सेपरेट हो गया किससे? सेपरेट फ्रॉम यूके से, ऑफ नीदरलैंड. ठीक है. नेक्स्ट, मेटरनिच रिमार्क्ड, काफी इंपॉर्टेंट है, व्हेन फ्रांस नीड्स द एंटायर या रेस्ट यूरोप कैच कोल्ड. उन्होंने कहा था कि अगर फ्रांस को एक छींक आ जाए तो उसका फर्क पूरे यूरोप पर पड़ेगा. इट मीन्स ये फ्रांस से इतने प्रभावित थे कि फ्रांस में अगर जरा सी भी कोई बात होती है, जरा सी भी कुछ भी होगा, उससे अफेक्ट क्या होगा? रेस्ट ऑफ द यूरोप उससे अफेक्ट होगा. अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट. नंबर 4 that we are going to discuss is what? Romanticism and national feelings. अब आप लोग कहेंगे कि भाई ये क्या है रोमांटिसिज्म. मैंने क्या कहा? आईएसएम मैंने बताया है. रोमांटिक एक वर्ड है, ठीक है. रोमांटिसिज्म एक आइडियोलॉजी है. अब इसका क्या रोल था? टू जनरेट द नेशनल फीलिंग्स अमंग द पीपल ऑफ द यूरोप. समझिए, रोल ऑफ कल्चर इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन. रोल ऑफ कल्चर. अब क्या था उस समय जो यूरोप में स्थिति बहुत दयनीय थी. वॉर्स लड़ाए जा रहे थे, लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, लोग एंटेंगल रहते थे इन द वॉर्स, इन द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम.
अब उस समय जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे या राइटर्स थे, रोमांटिक आर्टिस्ट, पोएट, राइटर्स, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सोचा दैट वी मस्ट कंट्रीब्यूट फॉर आवर नेशन, हमें भी अपने नेशन के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और उन लोगों ने जो वर्नेकुलर लैंग्वेज, इन अदर वर्ड्स आई वुड से द फोक लैंग्वेज, या फोक लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज, मीन्स जिसे हर व्यक्ति समझ सके, वेदर बाय राइटिंग, वेदर बाय रीडिंग एंड वेदर बाय लिसनिंग टू एनीवन एल्स, किसी के द्वारा सुनकर, जिसे कोई भी समझ सके। उनमें उन लोगों ने क्या किया, आर्ट किए, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, जिनसे ने क्या किया, हेल्प टू एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। जिससे क्या हुआ, उन लोगों ने फोक स्टोरीज बताई, उनकी फोक स्टोरीज बताई, कथाएं बताई, उनकी पौराणिक कथाएं कि हमारे देश में ऐसा होता था, हमारा देश ऐसा था, हमारे इस पर्टिकुलर रीजन में ये होता था, वो होता था। ठीक है। इसके बाद रोमांटिक्स क्या है, ये रोमांटिक्स, आइडिया ऑफ रोमांटिक आर्टिस्ट। ये रोमांटिसिज्म क्या था, रोमांटिसिज्म क्या था? रोमांटिसिज्म एक आइडिया था, किसका, रोमांटिक आर्टिस्ट का, जो रोमांटिक आइडियल्स, रोमांटिक आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, उन लोगों का एक आइडिया था कि देश की स्थिति बहुत दयनीय है, लोग एक दूसरे को मारने पर या मरने पर तुले हुए हैं, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों के अंदर क्या हो, नेशनलिज्म तो जनरेट हो, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रगल वहां पर ना हो, या किसी की जान माल की हानि इतनी ज्यादा ना हो। अब आगे पढ़ते हैं। क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस्ड इंस्टेड ऑफ इमोशंस। अब ये जो रोमांटिक राइटर्स थे या आर्टिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रिटिसाइज किया, इन्होंने कहा कि भाई हमेशा साइंस और रीजन की हमेशा क्या करते हैं लोग, उसकी वकालत करते हैं। वाई द पीपल फॉरगेट टू द इमोशंस, लोग इमोशंस को क्यों भूल जाते हैं, लोग इमोशंस को क्यों भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये लोग कहते थे, ये रोमांटिक आर्टिस्ट ने क्या कहा, टू जनरेट द नेशनल फीलिंग it is not only that you have to follow the focus on the glorification of reason and science। ऐसा जरूरी नहीं है, केवल जरूरी क्या है कि आप लोग इमोशंस पर भी ध्यान दें, बिकॉज इमोशंस आर ओनली वे टू कनेक्ट द पीपल क्वाइट फास्ट। अगर हमें लोगों को जोड़ना है एक दूसरे से, तो उसका सबसे बेटर वे क्या है, दैट वी मस्ट कनेक्ट आवर इमोशंस, हम अपने इमोशंस को कनेक्ट कर लें। तो ये क्या था, रोमांटिसिज्म। दिस वॉज एन आइडिया, दिस वॉज एक्चुअली नॉट द आइडिया, रोमांटिक नेचर वॉज एन आइडिया, बट रोमांटिसिज्म व्हाट, रोमांटिसिज्म वॉज एन आइडियोलॉजी ऑफ द रोमांटिक आर्टिस्ट। इन्होंने कोई ऐसा नहीं बताया, रोमांटिक फीलिंग्स नहीं बताई, दे चेंज द आइडिया टू वॉर, दे टुक इट टू लेट द पीपल नो देयर पास्ट। हर व्यक्ति का उन्होंने क्या, एक कॉमन पास्ट बताया, उस कॉमन पास्ट में बताया कि आपका ये हेरिटेज था और आप लोग ऐसे थे। वेदर अ पर्सन इज लिटरेट और इलिटरेट, मीन्स हर व्यक्ति को जो लैंग्वेज समझ में आए, जिसे फोक लैंग्वेज या वर्नेकुलर लैंग्वेज कहते थे, उस लैंग्वेज में इन्होंने अपनी स्टोरीज, अपने पिक्चर्स, अपने प्लेज, अपने पोएट्रीज उस लैंग्वेज में ट्राई किए। तो लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ, लोगों के अंदर जनरेट हुई क्या, नेशनलिस्ट फीलिंग। अब इसको किस तरह से वहां पर क्या किया गया, इसको यूरोप में किस तरह से अप्लाई किया गया और इसका फायदा, इसका बेनिफिट किस तरह से निकल कर आया, उस बारे में देखेंगे। आई हैव पुट एन एग्जाम्पल हेयर। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया है, पोलैंड कंट्री को लिया है। किसे लिया है, पोलैंड कंट्री को। ट्रीटी ऑफ वियना आपको अगर याद होगा, तो ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ वियना में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या किया गया था, रिस्टोर किया गया था। उसमें कुछ कंट्रीज को अलग अलग टेरिटरीज दी गई थी। अब वो जो टेरिटरीज किसी कंट्री को दी गई थी, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था, फ्रांस के जो बॉर्डर है, फ्रांस के बॉर्डर पर
फ्रांस के बॉर्डर पर क्या हुआ, फ्रांस के बॉर्डर पर कई सारे स्टेट्स बना दिए गए, कई सारे स्टेट्स फ्रांस को दे दिए गए उसकी बॉर्डर या बाउंड्रीज पर। अब वो जो स्टेट फ्रांस को दिए थे वो स्टेट आए कहां से थे, वो स्टेट्स आसमान से तो नहीं टपके होंगे कि भैया आपको स्टेट दे रहे हैं, ये स्टेट्स आए हैं इन्हें ले लीजिए आप। अगर फ्रांस को कुछ स्टेट्स दिए या रसिया को कुछ स्टेट्स दिए, बेल्जियम को कुछ स्टेट्स दिए, ऑस्ट्रिया को कुछ स्टेट्स दिए, या इनसे में से किसी को भी दिए, वो किसी से तो लिए होंगे, किसी के स्टेट्स तो डिवाइड हुए होंगे, या कोई तो कंट्री डिवाइड हुई होगी। तो उसका एक एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिखा है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पोलैंड, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पोलैंड। पोलैंड को डिवाइड कर दिया गया था अलग अलग पार्ट्स में, और जब पोलैंड को डिवाइड कर दिया गया तो पोलैंड के लोगों ने स्ट्रगल शुरू किया तो रोमांटिक जो राइटर्स थे उस समय के, रोमांटिसिज्म को फॉलो करने वाले जो राइटर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आइडिया जनरेट किया कि लोगों के अंदर किस तरह से हम एक कॉमन आइडेंटिटी वाली फीलिंग, एक नेशनलिस्ट फीलिंग किस तरह से हम लोग जनरेट करें। और इसे जनरेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, कैरोल कुरपिंस्की यूज्ड ओपेरा, ये दो क्या थे, आर्टिस्ट थे, कैरोल और कुरपिंस्की, इन्होंने ओपेरा का यूज किया। ओपेरा जो हम लोगों की अगर बात की जाए तो हमें बहुत मीन्स एक तरह से बुरा सा लगता है, भद्दा सा लगता है, बट इट इज अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक एंड म्यूजिक। और इन लोगों ने क्या किया, कैरोल और कुरपिंस्की ये दो आर्टिस्ट थे, इन्होंने ओपेरा और म्यूजिक के थ्रू लोगों को क्या किया, अवेयर किया। फोक डांस लाइक पोलोनेज एंड मजूरका टू सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल। लोग नेशनल स्ट्रगल के दौरान बहुत ज्यादा डरे हुए थे, हताश थे, निराश थे। अब उस फीलिंग को थोड़ा क्या करने के लिए, उसको एंजॉयमेंट में लाने के लिए इन्होंने फोक डांस क्या, पोलोनेज और मजूरका, ये सेलिब्रेट करते थे नेशनल स्ट्रगल और नेशनल सिंबल को ऑफ द पोलैंड। तो पोलैंड बहुत ज्यादा जो कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था उस समय आफ्टर 1815 द ट्रीटी ऑफ वियना के द्वारा। वहां पर क्या हुआ, वहां पर उन लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग को रीजनरेट करने के लिए कई सारे फोक डांस और फोक म्यूजिक का यूज किया गया, जिसका बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ। अब देखते हैं दूसरे एस्पेक्ट में। ये तो मैंने बताया यूज ऑफ फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांस, ठीक है। अब दूसरे एस्पेक्ट में बात करते हैं यूज ऑफ लैंग्वेज। ये भी एक वे था टू गेट द पीपल फॉर टुगेदर फॉर देयर नेशन। कैसे था, इम्पोजिशन ऑफ रशियन ओवर पोलैंड। मैंने बताया कि जब ट्रीटी ऑफ वियना में फ्रांस को कुछ टेरिटरीज दी गई उसकी बाउंड्रीज पर, जिससे वो लोग चाहते थे कि फ्रेंच और एक्सपेंशन ना करे, तो रसिया को भी कुछ पार्ट दिया गया। अब रसिया उस समय, रसिया का जो था, रसिया को ने इम्पोजिशन कर दिया गया था, मींस रसिया इंपेरियल हो गया था किसके ऊपर, पोलैंड के ऊपर। रशियन इंपेरियलिज्म आ गया था किसके ऊपर, पोलैंड के ऊपर। पोलैंड को डिवाइड किया गया और पोलैंड अंडर आ गया रसिया के। अब रशियन यूज ऑफ पोलिश लैंग्वेज एज अ मोड ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, इसके बारे में बाद में करूंगा। लोगों ने ऐसा किया क्यों, समझिए। अब जो रशियन रूलर्स थे या रशियन अथॉरिटीज थी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वर्नेकुलर लैंग्वेज इज टोटली प्रोहिबिटेड। और पोलिश लैंग्वेज को क्या कर दिया गया, पोलिश जो क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पोलैंड है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पोलैंड है। उन लोगों ने पोलिश को क्या कर दिया, पूरी तरह से बैंड कर दिया, वहां पर बैन कर दिया। लेकिन ये जो रोमांटिसिज्म था और रोमांटिक राइटर्स थे, रोमांटिक आर्टिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने लोगों को जागरूक किया और इन लोगों ने क्या किया, पोलिश लैंग्वेज यूज करना शुरू कर दिया एज आ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। ये लोग नहीं चाहते थे कि रशियन डोमिनेंस, रशियन
जो शक्ति है, रशियन जो पावर है वो इनके ऊपर डोमिनेट करे, किसी भी तरह से इन्हें डोमिनेट करे, किसे, पोलैंड को। तो इन लोगों ने, जो रशिया ने क्या किया था, पोलिश लैंग्वेज को एबोलिश किया था, वहां पर बैंड किया था। तो इन लोगों ने क्या किया, इनका विरोध करने के लिए पोलिश लैंग्वेज का यूज करना शुरू कर दिया। और जब पोलिश लैंग्वेज का यूज करना शुरू हुआ, धीरे धीरे सभी लोग यूज करने लगे। सो इट क्रिएट अ नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द पीपल। सो इट वॉज व्हाट, इट वॉज द रोमांटिसिज्म, इट वॉज द रोमांटिसिज्म। इन नेक्स्ट लेक्चर we will understand the rest of the topic, that is hunger, herdership and revolutions. Till then, if you found the video worth watch, kindly like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a good day. Stay healthy. Stay safe.